चलिए गाइज, अब रिडक्शन की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80D। 80D इज टॉकिंग अबाउट डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स मेडिक्लेम, राइट? D4 डॉक्टर, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, it is again allowed to individuals and HUF only. Done. Any amount to keep effect or keep in force insurance on the health or any contribution made to the CGHS, Central Government Health Scheme, or contributory health services scheme of the Department of Atomic Energy notified by the central government. मेनली अपने मोटा मोटा समझेंगे मेडिक्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मेडिकल। कितना डिडक्शंस आपको मिलेगा? अब यहां पर डिडक्शंस को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। यहां पर भी SSC है, लेकिन यहां पर ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो C है वो क्या है? D है। D मतलब डिपेंडेंट है ये, ठीक है। सो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड, और अगर HUF है तो उसके मेंबर्स SS और C एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब मदर फादर बोथ। टोटल आपको डिडक्शन मिलेगा 25,000 का, और यहां पर भी मिलेगा आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ, मान लो अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हुए तो ये लिमिट हो जाएगी 50,000 रुपए, और अगर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन में से कोई सीनियर सिटीजन हुआ तो उस केस में वो लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपए। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको टोटल डिडक्शन कितना मिल सकता है? अगर आपका सेल्फ का पॉलिसी है तो 25,000 प्लस पेरेंट्स का भी है, और दोनों में से कोई भी नॉन सीनियर सिटीजन है तो 50,000। आप नॉर्मल सिटीजन हो, पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 75,000, और अगर दोनों है तो 1,00,000 का डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा, राइट? सो 25,000, 25,000, 50,000, 50,000, ऐसा आपको यहां पर याद रखना है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन अगर है, लेकिन एक कंडीशन यहां पर जोड़नी है आपको, इट मस्ट बी रेसिडेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि फादर इज ए नॉन रेसिडेंट एंड ही इज ए सीनियर सिटीजन तो 25,000, तो 50 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, और एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अदर देन कैश, मतलब कैश इंक्लूड्स, आई ऑलवेज से दैट कि जब भी मैं कैश की बात करूं आप समझ जाना है बैरर चेक या फिर क्रॉस चेक, ये नहीं चलेगा। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ECS ऐसा ही चलेगा, या फिर एनी अदर मोड ऑफ प्रिस्क्राइब मोड जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा। ऑनलाइन पेमेंट भी चलेगा, लेकिन कैश, बैरर चेक और क्रॉस चेक नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप PHC के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो वो केस में भी चलेगा, उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एंड दैट इज 5,000, ठीक है। कितना मिलेगा? 5,000। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, अगर उसका कोई मेडिकल प्रीमियम नहीं है तो। अब कई बार क्या होता है कि सीनियर सिटीजन के केस में मेडिकल प्रीमियम कई बार महंगा पड़ता है या फिर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपको 50,000 रुपीज तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट अगर आपने किया हुआ है तो आपको अलाउड होगा, ठीक है। नॉर्मल केस 5,000 रुपीज, सीनियर सिटीजन जिसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है उस केस में आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर सर सीनियर सिटीजन है लेकिन आपने प्रीमियम पे किया है तो फिर 5,000, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है तो 50,000 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्रीगेट पेमेंट ऑफ द मेडिकल प्रीमियम एंड द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप shall be subject to oral limit of 25,000 and 50,000 as the case may be। यहां पर क्या बोलना चाहता है कि आपका टोटल पेमेंट तो ओवरऑल लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। लुक, बात करेंगे हम लोग 80D की। आपने मान लो प्रीमियम भरा है, मेडिक्लेम प्रीमियम 19,000, या फिर से फॉर एग्जांपल 22,000, और आपने हेल्थ चेकअप के लिए पैसा दिया है, हेल्थ चेकअप
4,000 रुपए। तो टोटल हुआ 26,000। कितना अलाउड होगा आपको? 25,000 रुपए। मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी है? 25,000 रुपए। अगर आपका यहां पर हुआ से फॉर एग्जाम्पल 20,000 का पेमेंट हुआ और आपने हेल्थ चेकअप का दिया है 6,000 रुपए, टोटल हुआ 26,000। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 25,000। ठीक है, मान लो आपने प्रीमियम भरा है 18,000 और आपने हेल्थ चेकअप का दिया है 7,000, टोटल हुआ 25,000। चलो अब यहां पर कितना अलाउड होगा? अब यहां पर आपको अलाउड होगा 23,000। सर वो कैसे? बिकॉज इसका खुद का लिमिट कितना है? 5,000। यहां पर भी इसका लिमिट कितना था? 5,000। तो 20 प्लस 5 25 और यहां पर 18 प्लस 5 23। ये चीज ध्यान रखना, इसका खुद का लिमिट भी 5,000 रुपए है। क्लियर? समझ में आया? तो टोटल ओवरऑल ये 25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और हेल्थ चेकअप खुद 5,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है और इसका मेडिकल प्रीमियम नहीं है तो उस केस में वो 50,000 तक आपको अलाउड रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। लमसम पेमेंट इन केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने वन टाइम पेमेंट किया है और जिसका बेनिफिट आपको मल्टीपल ईयर्स तक मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा? इन शॉर्ट सिंपल सब शब्दों में आपको समझा दूं तो ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ जो टाइम आपका है उसमें आपको क्या करना है? प्रपोर्शनेट करना है। ठीक है, लुक, इन केस वेयर द मेडिकल प्रीमियम इज पेड इन अ लम सम फॉर मोर देन 1 ईयर बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, then the deductions allowable under this section for each of the relevant previous year would be the equal to appropriate fraction. appropriate fraction मतलब कुछ नहीं है, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? द प्रीवियस ईयर इन विच द लमसम अमाउंट इज पेड एंड द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग विच इंश्योरेंस वुड बी रिमेन इन फोर्स। ठीक है, मान लो आपने 2024-25 में प्रीमियम भरा है और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा 2029-30 तक। तो कितने प्रीवियस ईयर हुए? जिस साल में आपने प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया है वो, द प्रीवियस ईयर इन विच द लम्प सम अमाउंट इज पेड दैट इज 24-25 एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच द इंश्योरेंस वुड रिमेन इन फोर्स। तो 29-30 तक ये आपका एक्टिव रहेगा। सो 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 एंड 29-30, 6 ईयर्स, राइट? तो 6 प्रीवियस ईयर्स तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मान लो आपने टोटल प्रीमियम भरा है 1,20,000 डिवाइड बाई 6 करो तो एवरी ईयर आपको 20,000 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। सिंपल, कुछ नहीं है, आपको स्प्रेड करना है इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डन? सो इट वाज ऑल अबाउट 80D। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं 80DD। डबल डी का मतलब यहां पर हुआ डिसेबल डिपेंडेंट। कैसा है? डिसेबल डिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट डिसेबल, डी डी। ऊपर जो 80D था दैट वाज डी फॉर डॉक्टर, नाउ इट इज डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर आप कोई ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हो, सो इफ यू आर मेकिंग ए पेमेंट्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट, अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है और उस पर आप एक्सपेंस करते हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर उसका हो रहा है, बीइंग ए पर्सन डिसेबिलिटी, या फिर पेड और डिपॉजिटेड अंडर स्कीम फ्रेम बाय LIC, अगर आप उसके लिए कुछ पैसा जमा करते हो, ठीक है, LIC की कोई स्कीम के अंदर, पेमेंट ऑफ एन एन्युइटी और ए लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिपेंडेंट बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए इंडिविजुअल और ए मेंबर ऑफ द HUF in whose name the subscription was made, and the assessee must nominate either the dependent being a person with disability or any other person or a trust। मतलब क्या है कि आप कोई एन्युटी में पेमेंट कर रहे हो कि भाई अगर आपको अगर कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद उस डिपेंडेंट जो पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है, उसको उसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर 3 टाइप के पेमेंट हुए। एक आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हुआ वो, दूसरा अगर आप कोई LIC की स्कीम है उसमें आप डिपॉजिट कर रहे हो, तीसरा आपको ऐसा एन्युटी प्लान में डिपॉजिट कर रहे हो कि आपके जाने के बाद उसको पैसा मिलता रहे रेगुलरली बेस पर,
ठीक है। The benefit of deduction under this section is also available to the assessees incurring expenditure on the maintenance, including medical treatment of a persons suffering from the autism, cerebral palsy and the multiple disabilities. अब आपको यहाँ पर ये डिसेबिलिटीज वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल क्या याद रखना है कि अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी हुई तो 75,000 और अगर सीवियर डिसेबिलिटी हुई तो 1,25,000, सिंपल, 80% और मोर। ये 115 बीएससी में अलाउड नहीं है, ये आपको ओल्ड रेजिम में ही अलाउड होगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डिपेंडेंट मतलब या तो मेनली डिपेंडेंट है या फिर होली डिपेंडेंट है। कौन कौन होगा इसमें भी? एस एस सी, सेल्फ तो थोड़ी डिपेंडेंट होगा, तो खाली स्पाउस एंड चिल्ड्रन, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पूरा फैमिली इन शॉर्ट, ठीक है, क्लियर। एंड द डिपेंडेंट्स आर नॉट क्लेमिंग द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80U, वो खुद 80U क्लेम नहीं करते होने चाहिए, ठीक है। 80U क्या है? 80U में प्रोविजंस है कि जो कोई अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो खुद अपना डिडक्शन क्लेम कर सकता है, फ्लैट अमाउंट। चलो उस पर भी हम लोग अभी जाते हैं और चेक कर लेते हैं। लुक, 80U, 80U, इसमें जो पर्सन खुद डिसेबल है उसको डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो पर्सन खुद क्लेम करता है तो फिर जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो पर्सन इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो 80D, उसके बाद है DDB, अगेन द अंदर स्कीम। लुक, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो किसकी, सच डिसीज और एलिमेंट एज में बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स इन दिस बिहाफ, वो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर हिमसेल्फ और एनी डिपेंडेंट पर्सन, इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स, राइट, फॉर हिमसेल्फ और एनी डिपेंडेंट पर्सन, इन दैट केस आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 1 लाख तक का, और अदर देन सीनियर सिटीजन हुए तो 40,000 रुपए का आपको बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लैट 75,000 एंड 125 है। यहाँ पर है जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया उतना, ये मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, 1 लाख से कम है तो फिर 1 लाख, ठीक है, और 40 से कम है तो 40,000, बस इतना आपको खाली एक बार याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी अगेन SSC, ब्रदर सिस्टर एटसेट्रा, और HUF हुआ तो मेंबर, ठीक। चलिए उसके बाद है 80E, इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, ठीक है। क्या आएगा इसमें? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन। सर ये हायर एजुकेशन मतलब क्या? एकदम उच्च कक्षा की पढ़ाई। ये उच्च कक्षा क्या होती है? लुक, हायर एजुकेशन मतलब क्या? इट मीन्स अ कोर्स ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग वोकेशनल स्टडीज परस्यूड आफ्टर पासिंग SSC, 10वीं के बाद की, ठीक है, फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, वहां से आपने पढ़ाई करी हो, ठीक है। Therefore, the interest on loan taken for pursuing any course after class 12, actually यहाँ पर SSC को माना है class 12 और its equivalent will qualify for the reductions, मतलब आप कॉलेज वगैरह जो करते हो उसके लिए है, ठीक है, उसको बोला है हायर स्टडीज। फॉर हिमसेल्फ और रिलेटिव, आप खुद पढ़ाई करते हो या फिर आपके रिलेटिव, अब रिलेटिव में भी कौन है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो ये भी किसके लिए बेनिफिट मिला? ये भी हुआ SSC अगेन, ठीक है, ये भी SSC के लिए है। अगर आपको SSC के बाद की पढ़ाई करनी है तो आपको भी बेनिफिट इसका मिलेगा। The loan must be taken from any financial institutions or any approved charitable institutions, वहां से लिया होना चाहिए। कितना डिडक्शंस आपको मिलेगा? The deductions allowed computing the income in respect of the initial assessment year। अब देखो एजुकेशन लोन में एक्चुअली क्या होता है, आपको आइडिया तो होगा ऑब्वियसली, आप लोग फाइनल के अगर स्टूडेंट है तो आपको बैंक में आप ऑडिट के लिए वगैरह जाते हो तो आपको पता ही होगा सब कुछ। एजुकेशन लोन में क्या होता है कि आपको जो पैसा मिलता है वो आपको ड्यूरिंग योर स्टडी टेन्योर आपको पेमेंट कुछ नहीं करना होता है, बराबर, वो एक जात का मॉनिटोरियम पेमेंट आपका पीरियड हो गया।
अब क्या होता है, जैसे ही आपका स्टडी पीरियड खत्म होता है, आपकी नौकरी चालू होती है और आपको उसको फिर रिपे करना चालू करना पड़ता है। तो तब तक का आपका जो भी इंटरेस्ट है वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको डिडक्शंस कहाँ से मिलेगा? The deductions is allowed in computing the total income in respect to the initial assessment year. मतलब जहां से आपने पेमेंट करना चालू किया वहां से the PY in which the assessee starts repaying the loan and 7 AYs immediately succeeding the initial assessment year. मतलब आपने जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करना चालू किया, स्टार्ट किया, वहां से प्लस नेक्स्ट 7 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है? वहां से और 7 साल, तो इफेक्टिवली मैं आपको बोल सकता हूं कि 8 इयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर जब तक आपकी लोन रीपे ना हो जाए तब तक। मान लो आपकी लोन 10 साल तक चलती है, आप 10 साल तक उसको रीपे करते रहते हो, उसमें जो आप इंटरेस्ट है वो भी आप भरते रहते हो, तो उस केस में आपको बेनिफिट 8 साल तक ही मिलेगा। जिस साल में आपने रीपे करना स्टार्ट किया वहां से, जैसे आपको मैंने बताया वैसे, कि शुरू में आपको कोई रिपेमेंट नहीं करना होता है, एक बार की स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको रीपे करना चालू करना है। तो जिस साल में आप रीपे करते हो वहां से आपको चालू करना है, वहां से प्लस क्या करना है आपको, प्लस 7 इयर्स आपको जोड़ने हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रीपेमेंट चालू किया 2021-22 में, तो प्लस 7 करो, 2028-29 तक जाएगा। मतलब 21-22 एक, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 एंड 28-29। अगर आपका इंटरेस्ट इसके बाद भी चालू रहता है पेमेंट करने का, इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट इन 2029-30, 2030-31, तो ये आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है? और अगर आपका लोन उससे पहले खत्म हो चुका है तो फिर उस केस में तो फिर आगे आप इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है डिडक्शन क्लेम करने का। क्लियर है? ठीक है? सो इतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा 80E के अंदर। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस 1023C या फिर 80G2 में जिसको मान्यता प्राप्त है वो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज सीजी में स्पेसिफाइड। मतलब हमें यूजुअली क्या यहाँ पर देखना है, बैंक की ओर देखना है, सिंपल। तो 80 में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। डन। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये किसी भी इंडिविजुअल को मिलेगा यहाँ पर। एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अगर आप कोई लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट आप पे करते हो, वी ऑल नो दैट के हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको 24B में अलाउड है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? और यहां पर भी आपको सेक्शन 80EE में आपको डिडक्शन अलाउ किया गया है। लुक, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कितना आपको डिडक्शंस मिलेगा? इट इज 50,000। इट इज ओवर एंड अबाउट 2 lakhs। जो हम लोग 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो क्लेम करते हैं ना 2 लाख रुपए, देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट अ लेट आउट प्रॉपर्टी, इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है? तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। तो एक्स्ट्रा आपको 50,000 रुपीज यहां पर मिलेगा उसका डिडक्शन। तो कुल मिला के आपको 2.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? लुक, पहला है वैल्यू ऑफ द हाउस इज लेस देन इक्वल टू 50 lakhs। आपका मकान 50 लाख से कम वैल्यू का होना चाहिए। यहां पर वैल्यू की बात करिए, हाउस का वैल्यू। अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन इक्वल टू 35 lakhs। आपका लोन अमाउंट 35 लाख या उससे कम होना चाहिए। 35 लाख तक चलेगा, मकान आपका 50 लाख तक चलेगा। मतलब ये बहुत बड़े लोगों को ये बेनिफिट नहीं दिया हुआ है। Loan should be sanctioned during the previous year 2016-17. So as of now, I can say that it is now not so relevant. ठीक है, अभी भी लोन चलती होगी तो उसका डिडक्शन तो क्लेम कर ही रहे हैं, बट 16-17 में कोई अगर ये लोन सैंक्शन हुआ है, वो एक चीज यहाँ पर है। डन। तो assessee should not own any residential house on the date of sanction of loan। आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। आप पहला घर बसा रहे हो, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है कि आप अपना घर बसाओ, मतलब प्रॉपर्टी लेने की बात कर रही है, ठीक है? चलिए
अब ये हुआ 80 ई, उसके बाद आया 80 EEA, 80 डबल ई ए, उसके एक स्टेप आगे आया ये। इसमें भी आपको सेम टू सेम है, इट इज ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई आरएचपी परचेस करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा आपको यहाँ पर? 1,50,000। 80 डबल ई में कितना था? 50,000। यहां पर कितना आया? 1,50,000। इट इज अगेन ओवर एंड अबो। फाइन। रिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अवेलेबल टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन। सिंपल सी बात है, जब तक है जान तब तक आपको डिडक्शन मिलेगा। इट इज नॉट ए वन टाइम डिडक्शन, आपको एवरी ईयर इसका डिडक्शन मिलेगा जब तक आपकी लोन चालू है तब तक। डन। उसके बाद आपको बोला है यहां पर कंडीशंस क्या है। अब एक चीज नोटिस करना, 80 डबल ई में वहां पर था वैल्यू, और यहां पर जो बात करी है इट इज ऑल अबाउट एसडीवी। यहां पर आपको मकान की वैल्यू नहीं देखनी, यहां पर आपको देखनी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। एसडीवी कितना होना चाहिए? 45 लैक्स। वहां पर था वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी 50 लैक्स। यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 45 लैक्स। डन। लोन शुड बी सैंक्शनड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1st April 19 to 31st March 22, and assessee should not own any residential house on the date of sanction of loan। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशंस आपको यहां पर देखनी होगी। क्लियर? चलिए, अब नो डिडक्शंस अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो आपको यहां पर इसका बेनिफिट मिला है तो उसको आपको वापस क्लेम नहीं करना है। मतलब क्या कहना चाहता है? मान लो आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ है 2 लाख रुपए, और आपने इसको आईएफएसपी में क्लेम कर लिया है 2 लाख रुपए। ठीक है, सो आपको इसका डिडक्शन वापस यहां पर 1,50,000 क्लेम नहीं करना है। मतलब अगर आपका टोटल इंटरेस्ट ही है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, और जो आप लोग आईएफएसपी में क्लेम कर चुके हो, ठीक है, तो फिर आपको यहां वापस 150 लेने नहीं आना है। या तो क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर, जैसे मान लो आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ 3 लाख रुपए, तो आप आईएफएसपी में कितना ले जाओ? 2 लाख उधर ले जाओ, और 1 लाख रुपए आप किधर लेके आओगे? 80 में ले पाओगे। ठीक है, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में हमारी एक लिमिटेशन है कितनी? 2 लाख रुपए तक की है। ठीक है, लेकिन सर अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट हुई तो उस केस में कितना होगा? तो उस केस में तो 2 लाख की कोई लिमिट होती नहीं है। उस केस में आपको जितना इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक चीज यहां पर दी है, देखो, लुक, मैं आपको यहां पर इसको समझाता हूं क्या सिनारियो है। लुक, मान लो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी एनएवी आई है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की। उसमें से माइनस क्या करते हैं? ये आई थिंक आप, आई अज्यूम कि आपको थोड़ा सा इसका याद रहेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो हम लोग एनएवी तक पहुंचते हैं। और जीवी भी आपको पता होगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर, एसआर, ऐसा हम लोग जो कंपेरिजन करके हम लोग जो निकालते थे वो लोग। ठीक है, अब आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है 1 लाख रुपए, प्रॉपर्टी कैसी है? लेट आउट है। ठीक, अब उस केस में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा 30%, 30,000 रुपए। तो आपको 70,000 रुपीज यहाँ पर है आपकी, उसके बाद डिडक्शन के बाद की इनकम। अब मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है से फॉर एग्जांपल 3.5 लाख या फिर 3,20,000। अब मान लो अगर आप यहाँ पर 3,20,000 माइनस करते हो तो उस केस में 2,50,000 आपका हुआ लॉस। अब यहां पर क्या होगा कि आपका 2,50,000 का लॉस हुआ, ये लॉस आप अदर हेड के सामने क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन वो कितना मिलेगा आपको? मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। और बाकी का रिमेनिंग 50,000 यू हैव टू क्लेम, सॉरी, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड, ऐसा होगा। तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको? इस केस में आपको ऐसा करना चाहिए कि आपकी यहां पर जो 70,000 की इनकम आई आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शंस,
आपको यहां पर क्या करना चाहिए, आपको यहां पर 2 लाख 2,70,000 तक का इंटरेस्ट यहां पर आपको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर, 2 लाख रुपए का लॉस आया आपका, जो आप किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ करवाओगे पूरा का पूरा। और आउट ऑफ दिस 320 आपने 270 यहाँ पे क्लेम किया है, सो बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ 50,000 यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80 EEA। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, एक ही साल में सब कुछ सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर? सो ये पॉइंट यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 EE विज़ 24B। ठीक है, लुक ये वही बोलना चाहता है। एसओपी अगर हुआ तो कोई केस बनता ही नहीं, उसमें तो 2 लाख तक ही आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा और बैलेंस आप 80 EE में क्लेम करोगे। लेकिन अगर एलओपी डीएलओपी है तो उस केस में आपको यहाँ पर जो लिमिट है सेट ऑफ करने का वो 2 लाख हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी एलिजिबल हाउस प्रॉपर्टी इज मोर देन 2 lakhs, then the excess can be claimed as deduction under section 80 EE। जैसा मैंने आपको समझाया वैसे कि हम लोग 270 उसमें क्लेम करेंगे तो 2 लाख का लॉस बचा और बाकी का 50 हम लोग 80 EE में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको कंप्यूट कर सकते हो। डन? चलिए उसके बाद है आगे फाइनेंस। ठीक है, उसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज कॉल्ड 80 EE। बी फॉर बाइक आप याद रख सकते हो ऐसे। ये एक्चुअली है ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, बाइक या फिर आप कार भी इसमें अंदर इंक्लूड हो जाती है, व्हीकल इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप कोई ईवी परचेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एंड दिस बेनिफिट इज अगेन फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। सो इफ यू आर इंडिविजुअल एंड यू आर परचेजिंग ईवी तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा, किसका, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 1,50,000 का। ठीक है, और डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन टिल अवेलेबल रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई अदर प्रोविजंस के अंदर डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अब सर ये कौन सी बात कर रहे हैं लोग, मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए एक ईवी खरीदा है। ठीक है, द असेट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ माय बिजनेस। एज आई नो दैट कि अगर मैं कोई बिजनेस के लिए एसेट खरीदता हूं तो उस पर जो भी लोन है उसका इंटरेस्ट है वो मैं अपने बिजनेस में एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता हूं अंडर सेक्शन 36। ठीक है, तो मान लो मैंने बिजनेस में कोई ईवी खरीदा है और उसका लोन है जिसका इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं और उसका इंटरेस्ट का मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं अंडर सेक्शन 36 एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो फिर मैं यहां पर 80 EE में इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। मतलब आप एक एक्सपेंडिचर का डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। सिंपल, या तो आप बिजनेस में एक्सपेंडिचर क्लेम करो या फिर आप वहां पे क्लेम ना करते हुए आप यहां पर एज ए डिडक्शन क्लेम करो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो यहां पर यह था कि दूसरे कोई प्रोविजन में आपको अलाउड नहीं होगा। कंडीशन क्या क्या है कि आपका लोन है वो 19 से लेकर 2023 के बीच में सैंक्शन हो जाना चाहिए एंड loans should be sanctioned by a financial institutions, बैंक और स्पेसिफाइड एनबीएफसी। आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक का बेनिफिट यहां पर मिलेगा। क्लियर? ठीक है, यहां पर आपको लिखना तो लिख देना अंडर पीजीबीपी, पीजीबीपी सेक्शन 36 उसमें इसका बेनिफिट वापस आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? नाउ लेट अस गो थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस। चलो अब यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते एक बार। The gross total income of Mr. X for FY 25-26 is 8 lakhs. He has made the following investments or payment during the year: contribution to PPF 1,30,000, payment of the tuition fees to APJ School, New Delhi, for his education of the son studying in a class 11, 95,000, repayment of the housing loan taken from a Standard Chartered Bank 30,000, and contribution to approved pension fund of LIC ये आएगा 1,05,000। तो ये जो तीनों है, ये तीनों ये आपका जाएगा 80C में और ये जाएगा 80CCC में। ठीक है, सो 130 प्लस 95 दैट कम्स टू 225, 225 प्लस 30 दैट कम्स टू 2,55,000। बट हमें ये पता है कि 80C का खुद का लिमिट कितना है,
1,50,000 और 1,05,000 ये हुआ। अब 150 प्लस 105,000 दैट कम्स टू 2,55,000 अगेन, ठीक है। बट वी ऑल नो दैट कि 80C CCC प्लस CCD1 इन तीनों का ओवर लिमिट कितना है? 1,50,000। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा? 1,50,000 का ही डिडक्शंस मिलेगा। डन? क्लियर? चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर ए एज एट 40 years paid a medical insurance premium of 22,000 during the previous year 2024-25 to ensure his health as well as the health of his spouse। अब सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन एसएससी का कितना आया है? 22,000। He also paid the medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure the health of his father aged 63 years, सीनियर सिटीजन है, who is not dependent। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है उससे, राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स का है कितना है? 47,000। अब यहाँ पर देखना कुछ बोला नहीं है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट है कि एनआर है, तो हम लोग रेसिडेंट ही मानेंगे इसको। यहाँ पर अगर ऐसा बोला होता वो इज ए नॉन रेसिडेंट तो फिर हमारी लिमिट 25 पे आके अटक जाती, ठीक है। He contributed rupees 4,600 to the central government CGHS during the year. He has incurred 3,000 in a check in case on a preventive health checkup of himself. अब यहाँ पर 22,000 प्लस 4,600 उसने भरा है CGHS में। एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना CGHS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, ठीक है। CGHS is a kind of medical premium payment that you are paying. Okay, so do not mix up it with a preventive health checkup. प्रिवेंटिव चेकअप का खुद का 5,000 का लिमिट है। डन। सो 22 प्लस 4,600 टोटल उसका पेमेंट हुआ 26,600 एंड उसके बाद केस ऑन ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ द हिमसेल्फ एंड स्पाउस 4,500 बाय चेक। He has incurred rupees 3,000 in the case for a preventive health checkup of the himself and his spouse and 4,500 by check on a preventive health checkup of his father। और फादर का उसने 4,500 का पेमेंट किया हुआ है। कंप्लीट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। अब यहाँ पर न्यू होता तो बात खत्म हो जाती, कोई डिडक्शन आपको अलाउड होता नहीं, राइट। तो देखो पहले सेल्फ की बात कर लेते हैं। सेल्फ इज नॉट ए सीनियर सिटीजन, कुछ बोला नहीं अपने को। सो 22,000 प्लस 4,600 और कितना दिया है, और पीएचसी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 3,000 रुपये और दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो यही कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा प्रीमियम यूज का। ये 26,600 है लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 25,000। फिर 3,000 उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का दिया है लेकिन वो भी 25,000 की लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 47,000 प्लस 4,500 कुल होता है 51,500, लेकिन मैक्सिमम उस केस में कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। सो 50 प्लस 25 दैट कम्स टू 75,000, ठीक है। उतना उसको डिडक्शंस मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर 3,000 इसलिए लिया है कि 47,000 हमने कर लिया है, अब 50,000 में बचता है खाली 3,000 का ही लिमिट, दैट्स व्हाई। डन? क्लियर? चलिए उसके बाद है ठीक है, ये अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन 9 एजुकेशन लोन वाला। चलो क्वेश्चन 10 देखो। Mr. A purchased a residential house property for self occupation at the cost of 45 lakhs on 1/4/2017, in respect of which he took a housing loan of 35 lakhs from the Bank of India at that 11% per annum on the same date. The loan was sanctioned on 28th of March 2017. Compute the eligible deductions। अब देखो यहाँ पर डबल ई ए का जो डिडक्शंस था वो 2019 से 22 तक का था। हम लोग यहाँ पर देखेंगे डबल ई की बात करेंगे। नाउ सी डबल ई 80 डबल ई है तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 19 की बात है। डबल ई की बात कर लेते हैं। लोन 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए, मतलब 1/4/16 से लेकर 31 मार्च 2017 तक लोन
सैंक्शन हो जाना चाहिए, लोन 35 लाख से कम होना चाहिए और 50 लाख तक का उसका मकान होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यस। सो यहाँ पर लोन उसका सैंक्शन हुआ है 20th ऑफ मार्च 2017, मतलब ये 2016-17 में ही सैंक्शन हुआ है। पहली बात, देखो लोन लिया कब है, लोन मतलब डिसबर्स कब हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, सैंक्शन कब हुआ है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो 16-17, देन लोन भी कितने का है, 35 लाख का लोन है, एलिजिबल है, ठीक है। और मकान की जो वैल्यू है वो 50 लाख से कम है, 45 लाख से, सो इट इज एलिजिबल, राइट। अब यहाँ पर आपने लोन लिया 35 लाख रुपीज का, सो 35 लैक्स इंटू 11% आपका इंटरेस्ट आएगा 3,85,000, लेकिन मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर 80, अगर मैं ई की बात करूँ तो उस केस में आपको मिलेगा 50,000 का, और 24B में आपको बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लुक, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल आप लोग 2,50,000 क्लेम कर सकते हो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। डन? क्लियर? चलो, फिर एक बार आपको 11 नंबर देख लेना, इसमें मेरे को जाने की जरूरत लगती नहीं है इतना ज्यादा कुछ। फाइन। चलो, अब कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रोविजंस की ओर। इसमें क्वेश्चंस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ कुछ जगह पर ऐसा है तो मैं आपको यहाँ पर उसको कवर अप कर लूंगा। अब आते हैं 80G, डोनेशन। अब डोनेशन अगर आपने किसी को दिया है तो आपको डिडक्शंस मिलेगा, एंड दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू एनी एसएससी, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी हो, ठीक है। एनी सम एज ए डोनेशन टू द एलिजिबल फंड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। अब डोनेशन को यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज A1 कैटेगरी, A2, B1 एंड B2, ठीक है। अब A1 कैटेगरी का जो डोनेशन है वो सच में A1 कैटेगरी है, मतलब इसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगा और कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक मतलब देयर इज नो क्वालिफाइंग लिमिट। अब सर ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है, समझाता हूं अभी, ठीक। वैसे ही A2 कैटेगरी है ना, उसमें भी आपको मिलेगा बेनिफिट, लेकिन 50% मिलेगा। कितना मिलेगा, 50%, एंड दैट इज अगेन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। और ये B1 एंड जो B2 है ना, ये दोनों, इसको आपको क्वालिफाइंग लिमिट के साथ मैच करना पड़ेगा, दैट इज 100% एंड 50%, ठीक है। अब 4 कैटेगरी में डोनेशंस कौन से आएंगे पहले वो देख लेते हैं। लुक, सबसे पहला कैटेगरी है A1 कैटेगरी। अब यहां पर मैंने पूरा लिस्ट डाउन नहीं दिया है, ठीक है। वैसे भी आप लोग ये 35-40 आइटम है, आप याद रख नहीं पाओगे इसको, तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल से एक फंडा समझाया है। देखो थोड़ा तो रिस्क आपको लेना पड़े, ठीक है, या तो आप यह पूरा नाम याद रखो। फाइन। लुक, अगर ऐसा कुछ नाम लिखा है जैसे नेशनल इंपोर्टेंस, पीएम रिलीफ, सीएम रिलीफ, नेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ भी अगर आए तो समझना ये A1 कैटेगरी है, 100% है, एंड उसके लिए नो क्वालिफाइंग लिमिट, स्ट्रेट 100% आप माइनस कर पाओगे, ठीक है। डिडक्शंस अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे कंप्यूट करना है, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना अभी। A2 कैटेगरी। अब 80 कैटेगरी में यहां पर ये जो नाम 3 आपको दिख रहे हैं ना, वो डिलीट कर दिए नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब खाली एक ही बचा है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। बाकी पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी जी थे, ये 3 जने थे, ठीक है। अब मोदी जी ने बोला मैं हूं तो यहाँ पर सूखा ही रहेगा, ड्रॉट रिलीफ, ठीक है। जब से निर्मला दीदी बैठे तब तक तो यही रहेगा, सॉरी दीदी नहीं, ताई, वरना उस पर भी टैक्स लगाएगी वो, ठीक है। सो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड उस केस में A2 कैटेगरी है, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, नो क्वालिफाइंग लिमिट। फिर B1 कैटेगरी में 2 चीजें आती है, एक तो आता है ये फैमिली प्लानिंग, और दूसरा है ना ओलंपिक या स्पोर्ट्स रिलेटेड है ऐसा, ठीक है। तो ये B1 कैटेगरी है, इसमें आपको 100% मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और अदर जितना भी बचा है सब कुछ, ये सब कुछ जाएगा किसमें, B2 में, ठीक है। क्लियर? चलिए,
अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट्स। अब क्वालिफाइंग लिमिट कंप्यूट करने के स्टेप्स कौन से हैं? तो उसमें आपको कंप्यूट करना पड़ेगा सबसे पहले एटीआई, इट्स कॉल्ड एडजस्टेड टोटल इनकम। एटीआई आपको कंप्यूट करना है यहां पर। अब सर एटीआई कैसे कंप्यूट करेंगे? तो उससे पहले आपको पहुंचना है जीटीआई तक। अब जीटीआई मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया आप कैसे पहुंचते हो। ऑल हेड्स की इनकम, क्लबिंग के प्रोविजंस, उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस, वो सब कुछ लगाने के बाद जो इनकम बचती है दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस टोटल इनकम। डन। अब उसमें से आपको क्या करना है, आप जीटीआई तक पहुंचने के बाद, आप जीटीआई तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चैप्टर 6A के अब तक हमने जितने भी पढ़े ना वो सारे डिडक्शंस आपको माइनस करने हैं एक्सेप्ट 80G। अब 80G क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो तो हम लोग कंप्यूट करने बैठे हैं इधर, राइट। सो ऑल द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट सेक्शन 80G। ठीक है। फिर आपको उसमें से माइनस करना है एसटीसीजी 111A। अब ये कौन सा है, ये हुए लिस्टेड कंपनी के शेयर्स या लिस्टेड कंपनी के म्यूचुअल फंड्स, उससे जनरेट हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो इस बार का अमेंडमेंट हुआ 20% टैक्सेबल है वो। फिर एलटीसीजी 112 एंड 112A, ये दोनों अब तो भाई भाई बन चुके हैं 12.5%, 23 जुलाई के बाद। ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का, यूनिट्स का, या फिर अदर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब स्पेशल रेट से जो इनकम है वो। फिर एनी इनकम ऑन विच द इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल। ठीक है। जैसे कोई एसीजेड की इनकम हुई, देन इनकम रिफर टू इन सेक्शन 115A 1A 115AB AC AD और D। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। तो ऐसी कोई भी इनकम है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको माइनस कर देना है, इसको हटा देना है। तो पहला स्टेप क्या करो, जीटीआई सब कुछ उसमें तो कंप्लीट होगा ही होगा। फिर चैप्टर 6 के सारे डिस्टेंस एक्सेप्ट 80G माइनस करो। उसके बाद आपको कंप्यूट करना है, जो आपको आंसर आया, ये आपको आंसर क्या मिलेगा, एटीआई। ये हुई आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। स्टेप नंबर 2, उसके 10% निकालो, एडजस्टेड टोटल इनकम के 10%, ये आपने यहां पर निकाला। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब जो क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं है उसको तो हम सीधा माइनस कर ही देंगे, बराबर। लेकिन जो क्वालिफाइंग लिमिट में है उसको यहां पर पहले कंप्यूट करो। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, B1 प्लस B2, B1 B2 दोनों को मिला देना है इधर। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 आपका जाएगा, दैट इज लोअर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 3 इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शंस। मतलब इन दोनों का जो लोअर आया, लोअर, ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, उसके ऊपर आपको डोनेशन अलाउड नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, द सेड डिडक्शन इज एडजस्टेड। अब यहां पर मान लो कोई एक अमाउंट आया, अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये जो अमाउंट आया उसमें से सबसे पहले आप क्या उड़ा दो, B1 उड़ा दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द नंबर्स सो दैट यू कैन गेट आइडिया कंप्लीटली कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर यह अमाउंट आई, से फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों का लोअर। अब आपका B1 कैटेगरी का डोनेशन है वो है 80,000 और B2 कैटेगरी आपका है फॉर एग्जाम्पल 60,000। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहां पर ये जो है B1 कैटेगरी उसको माइनस करो, 80,000, अब कितना बचा, 70,000। अब देर आफ्टर 50% ऑफ द बैलेंस क्वालिफाइज। अब यहां पर समझना ध्यान से, यहां पर आपको क्या करना है, इसको एक काम करता हूं मैं, 60 के बदले कर देता हूं 90। अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो सर आप बोलोगे 50% मतलब 90 का 50% हुआ कितना, 45। तो सर हम सीधा -45 कर देना इधर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। पहले आपका जो लिमिट आया वो, उसमें से आपने क्या उड़ाया, ये B1 को उड़ा दिया, 80,000 आपने B1 उड़ा दिया। ठीक है। तो बचा कितना, 70,000। अब 70,000 का पहले क्या करो, आधा करो, 50%। आधा नहीं लिखता, 50% लिखता हूँ, 50% इसका,
तो कितना आया 35,000, ठीक है। वो आपका होगा 50% ऑफ द बैलेंस क्वालिफाइज फॉर द डिडक्शन अंडर B2 कैटेगरी। अब B2 कैटेगरी का हाफ कितना होता है 45,000, लेकिन आपके पास लिमिट कितनी बची है 35, तो मैक्सिमम कितना आपको अलाउड होगा 35,000, नॉट अ 45 अमाउंट, ठीक है। इस तरह से इसका कंप्यूटेशन पूरा होता है, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन कवर करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। लुक, अब कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या क्या कंडीशंस है? आपने कई बार देखा होगा कि हमको यहाँ दिया गया डोनेशंस, आपको ATG5 में आपको डोनेशंस मिलेगा, राइट? तो ये वही है, देखो कंडीशंस क्या क्या थी। एक तो चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर कोई कंपनीज है सेक्शन 8 कंपनीज, या फिर यूनिवर्सिटीज है आपने उसको डोनेशन दिया है। ये सारी कंडीशन है उसकी है, जस्ट गो थ्रू वंस, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अदर पॉइंट्स पे फोकस करो। यहाँ पर वेयर द एसोसिएशन क्लेम्ड एंड हैज बीन अलाउड एनी डिडक्शंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब मान लो, अभी जैसे मान लो उत्तरायण आ रहा है, आपने सबको बहुत डोनेशन दिया, राइट? कोई ट्रस्ट को आपने, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी अमाउंट ऑफ द डोनेशन, the same amount will not qualify for deductions under any other provisions of the act for the same or any other assessment year। तो अगर आपने ATG में क्लेम यहाँ पर कर लिया है, तो उस अमाउंट का वापस कहीं भी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वी नो दैट बिजनेस में तो वैसे भी हम लोग डोनेशन को क्या करते हैं, डिसअलाउ करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक। द डोनेशन इन काइंड शेल नॉट क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन, मतलब इन काइंड नहीं चलेगा। मतलब आपने मान लो कोई ट्रस्ट के अंदर आपने कुछ खाने की चीजें दी है, गेहूं की बोरी आपने डलवा दी, यहाँ पर शक्कर आपने डोनेशन दिया है, चावल का डोनेशन दिया है, तो इन काइंड इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शंस, राइट? इट शुड बी मनी, ठीक है। और उसमें भी रोकड़ा नहीं देना है। रोकड़ा कितना आएगा? मैक्सिमम 2000, 2000 से ऊपर का रोकड़ा अलाउड नहीं है, राइट? कैश डोनेशन इन एक्सीडिंग 2000 इज नॉट अलाउड। Under ATG can be claimed whether it has any nexus with the business or not. We know that क्या बिजनेस में हम उसको डिसअलाउ करते हैं बिकॉज इट इज नॉट नेक्सस विद द बिजनेस, लेकिन ATG में आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोविजंस यहाँ पर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लुक, यस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। मिस्टर शिवा एजेड 58 years has gross total income of 885 comprising of the income from salary and house property. He has made the following payments and investments. The premium paid to ensure the life of his major daughter, लाइफ ऑफ हिज मेजर daughter होना चाहिए, शिवा अगर है तो, ठीक है। शिवागामी हो तो चीज है, हर अलग हो सकता है। पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2018, अश्योर्ड वैल्यू 180 है, और प्रीमियम उसने 20,000 भरा है। अब यहाँ पर हमें क्लिक होना चाहिए कि ये बात हो रही है ATC की, और ATC में हमें पता है कि आपको मैक्सिमम 10% मिलेगा, पॉलिसी 2012 के बाद की है, ठीक है। सो 180 का 10% मैक्सिमम कितना मिलेगा यहाँ पर 18,000, ATC का हुआ। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 14,000, स्पाउस का 15,000, टोटल हुआ 14 + 15 29, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा 25,000। यहाँ पर कुछ बोला नहीं, इसलिए मान के चलता हूँ कि नॉन कैश मोड होगा, राइट? अगर रोकड़ा यहाँ पर लिख दिया होता तो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाता, एक भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G 50,000 बाय ऑफ चेक। अब ये हुआ बिट 2 कैटेगरी 50,000। चलो उसके बाद है LIC पेंशन फंड 80CCC 60,000। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड बाय वे ऑफ चेक A1 कैटेगरी, नेशनल PM ऐसा कुछ भी आया तो। डोनेशन टू PM केयर्स फंड अगेन A1 कैटेगरी, तो A1 का हुआ 25 + 10, 25 + 10 कितना हुआ ये 35,000 A1 कैटेगरी हुआ। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में आपको होते थे मैंने B1 कैटेगरी 40,000, और डिपॉजिट इन PPF अगेन ATC आया कितना 1 लाख, ठीक है। तो यहां पर अपने जो डोनेशन है ये
ठीक है, दिस बोथ आर द A1 कैटेगरी। फिर जो फैमिली प्लानिंग आपको बताया मैंने वो B1 कैटेगरी है और ये हुआ B2 कैटेगरी। ठीक है, इतना टोटल डोनेशन हमारा है। A1 A2 कैटेगरी जो है उसमें कोई लिमिट आपको देखनी नहीं है। सो 35,000 आपको यहाँ पर फ्लैट डिडक्शंस आपको क्लेम करना है, राइट। चले लेट्स कंप्यूट। जीटीआई आपको देके रखी है, यस जीटीआई इज गिवन टू यू दैट इज 885। सो जीटीआई आपका आया 885। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे एटीसी। एटीसी में पीपीएफ 1 लाख का और इंश्योरेंस का 18,000, टोटल आया 138 बराबर। और एटीसीसीसी, एटीसीसीए में कितना है पेंशन फंड में 60,000, 60,000 इसका हुआ तो टोटल आया 198। बट वी ऑल नो दैट कि एटीसी सीसीसी एंड सीसीडी वन, राइट, उस केस में आपको मिलेगा 150 मैक्सिमम। फाइन। फिर एटीडी का 29,000 होता है लेकिन 25,000 मैक्सिमम अलाउड है। अब यहां पर डोनेशन की बात करेंगे तो डोनेशन में ये A1 A2 का तो 35,000 फिक्स हो चुका है। अब यहां पर आएगी बात B1 B2 की। वी ऑल नो दैट के B1 B2 कैटेगरी के अंदर हमें यहां पर कंप्यूट करनी होती है एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो एटीआई के स्टेप्स कौन से हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको कंप्यूट क्या करना है, जीटीआई। तो जीटीआई हमारे यहां पर देखो कंप्यूट करके हमने रखी हुई है। जीटीआई, जीटीआई कितनी है ये, यहां पर इस केस में है 8,85,000। एक काम करता हूं मैं यहां पर आपको समझाता हूं इसको, इधर ही हमारी जीटीआई है 8,85,000। फिर आपको बोला था नेक्स्ट क्या, कि जितने भी डिडक्शन है उसको माइनस कर दो, एक्सेप्ट कौन से, एटीजी के। तो उसको अगर हम कंप्यूट करें यहां पर तो आएगा 175। सो 150 प्लस 125 दैट कम्स टू 175। ठीक है, 150 प्लस 175 तो 885 में से 8,85,000 माइनस 1,75,000, 150 इसका और इसका 25। एटीजी अभी हम टच नहीं करेंगे। सो यहाँ पर कितना बचा, 7,10,000। ये आ गई आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, ए टी आई। स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था, टेक आउट द 10% ऑफ द एटीआई। 10% निकालो एटीआई का, स्टेप नंबर 2। सो 10% ऑफ एटीआई कितना आया, 71,000। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या था, B1 प्लस B2। तो B1 B2 कितना हमारा है, 40 प्लस 150, 190। अब हमें यह पढ़ा था कि इन दोनों में 71 और ये 190, इन दोनों में जो लोअर है दैट इज योर मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शंस। सो लोअर अमाउंट कितना आया, दैट इज 71,000। अब 71,000 में से आपको B1 कैटेगरी पहले माइनस कर देनी है। ठीक है, तो B1 कैटेगरी कितना हमारा है, 40,000 रुपीज। ये 100% अलाउड है B1 कैटेगरी। तो B1 माइनस करने के बाद बचा हमारा 31,000। अब 31,000 का मैंने आपको बताया था कि उसका 50% आपको निकालना है पहले। सो इनटू 50%, ये आ गया 15,500। ये आपको मैक्सिमम किसके लिए मिलेगा, बिट्टू के लिए मिलेगा। अब हमारा यहाँ पर बिट्टू है 1,50,000, लेकिन मैक्सिमम में कितना ले पाऊंगा, 1,15,500 सॉरी। ठीक है, सो B2 कितना आया, 15,500। सो मेरा A1 A2 हुआ 35,000, फिर B1 मुझे 40,000 पूरा मिल गया इधर, और B2 मुझे मिला 15,500। सो टोटल मेरा डिडक्शन हुआ 103,500 जो मैंने माइनस कर दिया इधर। सो दिस इज हाउ माय टोटल इनकम इज कंप्यूटेड। डन। सो ये हुआ हमारा ATG। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए, उसके बाद है ATGG, नॉट गौतम गंभीर, राइट। नाम लेते ही गंभीर हो जाएंगे वरना। ओके, सो नाउ ATGG। अब अगर आपको याद हो तो आपने इंटर में
एचआरए नाम का कोई चीज पढ़ा है आपने? कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो और अगर आपको एचआरए मिल रहा है, तो आपने 3 लिमिट कुछ थी। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ठीक है? फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी एंड तीसरा 40% या फिर 50% इन केस ऑफ मेट्रो ऑफ द सैलरी। ओके? ऐसा हमने कुछ पढ़ा था उसके अंदर। लेकिन मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको एचआरए नहीं मिल रहा है, मतलब उसके कंपोनेंट में एचआरए नहीं है, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अब एम्प्लॉय को जैसा बेनिफिट मिलता था एचआरए का, अगर वो रेंटेड प्रीमाइस में रहता है तो यहां पर ऐसा बेनिफिट मिला है अदर एसएससी को भी, कि अगर आप कोई रेंट पे करते हो रहने के लिए, तो उस केस में आपको मिलेगा उसका डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 जी जी। लुक, डिडक्शंस किसका मिलेगा? रेंट पेड का। अब वहां पर क्या था? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो यहां पर हमारा एचआरए तो है ही नहीं, तो वो पॉइंट मुझे लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर हम एचआरए आता ही नहीं है। दूसरा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पर उस बंदे की सैलरी तो है नहीं, राइट? तो यहां पर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे टोटल इनकम को। तो यहां पर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करनी है? तो 8 जीटीआई तक पहुंचना है, उसमें से 80 जीजी को छोड़ के सारे डिडक्शंस आपको क्या करने हैं? माइनस करने हैं, राइट? तो 10% ऑफ द टोटल इनकम एंड वहां पर था 40% या 50%, यहां पर आपको क्लेम करना है 25% ऑफ द टोटल इनकम, राइट? लुक, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% एंड 25% ऑफ द टोटल इनकम, या फिर फ्लैट आपको अमाउंट दिया है यहां पर 5000, विच एवर इज लोअर। तो वहां पर भी 3 लिमिट थी, यहां पर भी 3 लिमिट है, ठीक है? रेंट पेड माइनस 25% ऑफ द टोटल इनकम, या फिर सॉरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, या फिर 25% ऑफ द टोटल इनकम, या फिर 5000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, इज अलाउड एज अ डिडक्शंस। अब देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल है, राइट? अब आपको यहां पर दिया कि वो बिजनेस का पर्सन है या फिर प्रोफेशन कर रहा है, या बिजनेस पर्सन या फिर प्रोफेशनल है, और वो अपने रेसिडेंट का रेंट पे कर रहा है, ऐसा कहीं आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या उसको 80 जीजी का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? कई बार क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं आपको कि 80 जीजी एलिजिबल है कि नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, अगर वो रेंट पे कर रहा है तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर लेकिन रेंट पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें कंप्यूट करना है क्या? तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ रेंट पेड करता ही नहीं है, तो डिडक्शन मिलने का कोई चांसेस है ही नहीं, कि यहाँ पर आपका रेंट पेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? अब कंडीशंस क्या-क्या है 80 जीजी की? लेट अस हैव अ लुक। असेसी शुड नॉट बी रिसीविंग एनी एचआरए। मतलब वो एम्प्लॉयी है और एचआरए मिल रहा है, तो फिर वो एचआरए क्लेम करेगा, ठीक है? उसको यहाँ आने की ज़रूरत है नहीं। बट एम्प्लॉयी है, एचआरए नहीं मिल रहा है, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो वो यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि एम्प्लॉयी जो कोई भी है, जिसकी इनकम सैलरी के हेड की है, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं। उसमें अगर एचआरए नहीं मिल रहा है, तो फिर वो यहीं पे डिडक्शंस क्लेम करेगा, ठीक है? द अकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेसिडेंस। खुद रहता होना चाहिए उधर, ठीक? The assessee or his spouse or his minor child or an HUF which is a member should not own any accommodation at the place where he ordinarily resides or perform duties of his office or employment or carries on a business or profession। मतलब जिसका उसका जहाँ पर बिजनेस है या फिर वो जहाँ पे उसका नौकरी है, वहाँ पर उसका खुद का तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, स्पाउस का भी नहीं होना चाहिए, माइनर चाइल्ड के नाम पर भी नहीं, या फिर एचयूएफ के नाम पर भी कोई प्रॉपर्टी होना नहीं चाहिए। If the assessee owns any accommodation at any other place, ठीक है, then refer to above, such accommodation should not be in the occupation of the assessee and its annual value is not required to be determined under section 23(2)(a) और 23(4)(a), right? मतलब एसओपी कंसीडर नहीं होना चाहिए, राइट? डन? ओके, आगे। तो ये हुआ हमारा 80 जी जी। फिर
एक काम कर लेते हैं, ये तीनों प्रोविजंस एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, चलिए। उसके बाद 80GGA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। अगर मैं बिजनेस में हूं और मैं कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करता हूं, तो सेक्शन 35 मेरे लिए ओपन है, वहां पर सीधा मैं उसको डिडक्शंस क्लेम कर सकता हूं अंडर बिजनेस इटसेल्फ, भले वो रिसर्च मेरे बिजनेस का हो या ना हो। लेकिन मान लो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, या फिर मेरे कोई अदर सोर्स की इनकम है, या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, राइट? और आई डोंट वांट टू क्लेम इन अ बिजनेस प्रोफेशन, सो आई कैन क्लेम दिस अंडर 80GGA, ठीक है? वो सेम आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपको कैश पेमेंट नहीं करना है, मैक्सिमम 2000 तक आप कैश पे कर सकते हो इसके अंदर, फाइन? फिर जीजीए के बाद है जीजीबी। अब जीजीबी है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, राइट? बहुत फेमस है, आप सब लोग भी इसके बारे में जानते ही होंगे, और अगर फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आप ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे एक आध बार, राइट? तो जीजीबी है पॉलिटिकल कंपनीज का डोनेशन, जो आपको मिलता है 100%, ठीक है? इट इज 100%। तो जीजीबी, इट इज फॉर सी, और जो सी है वो कोई भी लोगों के लिए है। मतलब अगर पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई फॉर्म वगैरह है, तो वो उसका जो क्लेम होगा वो 80GGC में जाएगा। अगर वो कंपनी है तो 80GGB में जाएगा, ठीक है? 100% डिडक्शन उसको मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है देखो यहाँ पर, ठीक है? खुद के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे वैसे भी, फाइन? अब अगर आपको याद हो तो सेक्शन 37 बिजनेस प्रोफेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हो, या फिर इसके सोवेनियर, लिफलेट, टेम्पलेट में अगर आप कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो डिसअलाउड होता है, ठीक है? लेकिन वो यहाँ पर आपको अलाउड हो जाएगा। क्लियर? लुक, लेकिन लोकल अथॉरिटीज या फिर एजेपी, होली और पार्टली फंडेड विद द गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल, उसको अलाउड नहीं होगा। ऑब्वियसली लोकल अथॉरिटी अगर डोनेशन देंगे वो तो रूलिंग पार्टी को ही देगी ना फिर, इसलिए उसको यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है। डन? चलिए, अब एक क्वेश्चन था यहाँ पर 80GG का, हैव ए लुक। मिस्टर गणेश, अ बिजनेसमैन whose total income before allowing deductions under section 80GG for FY 25-26 is rupees 4,60,000, paid a house rent of 12,000 per month in respect of the residential accommodation occupied by him at a Mumbai. Computed deductions allowable under section 80GG. अब यहाँ पर तो क्लियरली बोल दिया है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में कई बार क्लियरली वो लोग नहीं बोलेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG यहाँ पर है, तो सबसे पहला रेंट पेड माइनस 10% टोटल इनकम, तो टोटल इनकम आपको यहाँ पर दे दिया है, दैट इज 460, तो 144 उसका टोटल रेंट हुआ, 12,000 इंटू 12, 12,000 इंटू 12, so that is 98,000, 25% of the total income that comes to 115, and 5% 5,000 per month, that is 60,000, whichever is lower, तो आपको यहाँ पर 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। डन? क्लियर हुआ? ठीक है? सो बाकी कहानी हम लोग बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? चलिए, गुड बाय।